हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ICAR PG की प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ग्रुप की लास्ट 5 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। इनमें इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे 5 ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन और इसी के साथ हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन का भी समझते जाएंगे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आया है RNA इज मोर ससेप्टेबल देन DNA इन अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, और इनमें 4 ऑप्शन दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट कंटेन्स यूरासिल रेसिड्यूज इन स्ट्रक्चर विच इज मोर ससेप्टेबल टू अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड ऑप्शन है 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ द राइबोज इन RNA causes intramolecular cleavage of the phosphodiester backbone. थर्ड ऑप्शन में है it does not contain thymine base responsible for the stability of the DNA. और फोर्थ ऑप्शन में है it is more acidic in nature than DNA. तो ये 4 ऑप्शन में हमको समझना है कौन सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा या राइट होगा, जिसके लिए RNA DNA से ज़्यादा ससेप्टेबल होता है अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस में। तो सही आंसर हम लोग देख रहे हैं आंसर 2, जो कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ राइबोज इन RNA एंड इट कॉजेज इंट्रामोलिकुलर क्लीवेज ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन। चलिए इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो RNA हाइड्रोलाइसिस इट इज़ अ बेस कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। ये एक क्वेश्चन आ गया। हम लोग देखिए एक क्वेश्चन के साथ हम लोग और भी कितने सारे पॉइंट को समझेंगे और नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जब आएंगे हम लोग सही से आंसर भी कर पाएंगे। तो RNA हाइड्रोलाइसिस इट इज़ बेस कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस एंड इट इज़ अ रिएक्शन इन व्हिच ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन द सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द RNA इज ब्रोकन। इसके मतलब क्या है, RNA में जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है इसमें कौन सी बॉन्ड से बॉन्डिंग क्या रहता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग रहता है। तो नेक्स्ट जो है, अब इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्यों ये ससेप्टेबिलिटी शो कर रहा है। क्योंकि RNA ससेप्टेबल है बिकॉज राइबोज शुगर इन द RNA हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द 2' पोजिशन। तो हम लोग इसका पिक्चर भी देख लेते हैं। ये रहा डायग्राम RNA के, जो कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में ये रहा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और यहाँ पर देखिए 2' में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। तो ये 2' में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है ये RNA को केमिकली अनस्टेबल बना रहा है। क्या किससे, DNA से। इन कंपेरिजन टू DNA 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप RNA को ससेप्टेबल बना रहा है केमिकली, और ये अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस में RNA ब्रेकेज हो जाता है या क्लीवेज हो जाता है। मतलब RNA को स्टेबिलिटी कौन देता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड शुगर फॉस्फेट बैकबोन में, और अगर वही बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाए तो RNA क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या निकलेगा 2', 3' साइक्लिक न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ये साइक्लिक बन गया 2', 3' साइक्लिक न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट से एक ही फॉस्फेट ग्रुप है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये क्लीवेज कैसे हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस मतलब NaOH का जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक मतलब न्यूक्लियोफाइल प्रोन है। न्यूक्लियोफाइल में क्या है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, एटम के न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं थे, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पर देख सकते हो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन से अटैक करेगा और डिप्रोटोनेट करेगा, मतलब H+ आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसी के साथ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यह पिक्चर भी देख सकते हो, इसी के साथ प्रोडक्ट मिल रहा है हम लोग को 2', 3' साइक्लिक न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। ये प्रोडक्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट ऑफ RNA हाइड्रोलाइसिस, RNA अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। तो आई होप अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है एंजाइम टॉपिक से। बायोकेमिस्ट्री में जो एंजाइम पोर्शन है ये बहुत सारे क्वेश्चन एंजाइम से पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज यूज टू एक्सप्रेस द माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट को एक्सप्रेशन के लिए हम लोग कौन सी क्वांटिटी को हम लोग यूज़ करते हैं। तो इनमें से ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन है, वेलोसिटी, लेंथ, टाइम एंड कंसेंट्रेशन। तो ये जो मैं क्यों दिया हूँ, ये आपको याद रखने के लिए कि
माइकलिस मेंटन का इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था v मतलब v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v max मैक्सिमम वेलोसिटी दैट द एंजाइम कैन अटेन मल्टीप्लाइड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, km इट इज़ अ माइकलिस मेंटन कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और ये है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट की डायग्राम। देखिए v वर्सेस सबस्ट्रेट ग्राफ, तो ये ग्राफिकली हम लोग समझेंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है? सही आंसर आएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो अब चलिए देख लेते हैं ग्राफ को समझने की पहले कि माइकलिस मेंटन कांस्टेंट से और क्या क्या क्वेश्चन हम लोग समझ सकते हैं। इन माइकलिस मेंटन इक्वेशन Km इट इज इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट व्हिच वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम की जो वेलोसिटी वो मैक्सिमम तक रीच कर जाएगा, मतलब Vmax by 2 हो जाएगा। Km it is known as Michaelis Menten constant and Km it मतलब Km कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम को भी इंडिकेट करता है। एंजाइम with high Km has low affinity for its substrate। तो Km बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को याद रखने के, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इस रिलेशनशिप को अगर हम लोग एक बार समझ लेंगे तो Km हाई, इसका मतलब क्या है? एंजाइम का सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कम है, मतलब अट्रैक्शन आप समझ सकते हो कम है, क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट बनकर ही तो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर एंजाइम का एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए और इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? Km वैल्यू से। तो अगर Km हाई है एंजाइम का, कोई भी एंजाइम का, तो हम लोग अचानक मतलब इमीडिएटली समझ लेंगे कि उस एंजाइम का उस वाला पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कम होएगा। सो रिक्वायर्स ए ग्रेटर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट, और इसको कंपेंसेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा टू अचीव द Vmax ऑफ द एंजाइम। तो यहाँ पर अभी हम लोग ये ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ग्राफ पे आप देखिए, ये रहा V वर्सेस सबस्ट्रेट, V ये रहा x इंटरसेप्ट और ये रहा y इंटरसेप्ट। तो Vmax देखिए एंजाइम का कितना में है? 25। तो Vmax by 2 इसका हाफ क्या जाएगा? 10 to 15 इसी बीच में आएगा एंजाइम का। आप ये देख भी सकते हो, यहाँ पर बना है, ये रहा Km। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 20, 40, 60। तो ये जो आप देख सकते हो इस ग्राफ जो गया है, ये लाइन जो गया है Vmax को अटेंड कर रहा है, Vmax by 2। तो ये जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लेस देन 20, तो इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि माइकलिस मेंटन किस क्वांटिटीज को लेकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो रहा कंसंट्रेशन। थर्ड क्वेश्चन है। तो आई होप ये माइकलिस मेंटन वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया, और इससे क्वेश्चन भी अगर फ्यूचर में आएगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो। बाद में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन है एंजाइम से ही। अब क्वेश्चन क्या है? कंपेरेटिव इनहिबिटर। इनहिबिटर्स पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ICR या कोई भी एग्जाम आप मान लो, सब एग्जाम में इनहिबिटर से क्वेश्चन आएगा ही। तो क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिमेन्स अनचेंज्ड इन द लाइनवेवर-बर्क प्लॉट्स ऑफ एन एंजाइम। जब इनहिबिटर प्रेजेंट हो और इनहिबिटर जब एब्सेंट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग को कंपेरेटिव इनहिबिटर क्या है उसको समझ लेंगे, तभी ना जाएगा हम लोग क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे सही से। तो कंपेरेटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि ये वो मॉलिक्यूल जो कि कंपेरेटिव इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं, जो एंजाइम के जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है उसको रिजेंबल करता है। आप ये पिक्चर वाला देखो, ये जो है ये रहा हम लोग का एंजाइम और ये है नॉर्मल इसका सबस्ट्रेट। ये पोर्शन क्या है? ये रहा इसका एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में क्या, जो साइट में सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेगा और उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट सबस्ट्रेट को रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट हो गया एक्टिव साइट में। फिर क्या आएगा? फिर एंजाइम सबस्ट्रेट हो जाएगा, ये रहा ट्रांजिटिव स्टेट, और इससे क्या बनेगा? प्रोडक्ट, ये रहा फाइनल प्रोडक्ट। तो इसके लिए तो बनना तो पड़ेगा ना, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग तो जरूरत है ना। तो अगर कंपेरेटिव इनहिबिटर क्या करता है, चालाकी करते हैं कंपेरेटिव इनहिबिटर, ये रिजेंबल करते हैं ये वाला नॉर्मल सबस्ट्रेट के, जो फिर क्या हो जाएगा? एंजाइम प्लस इनहिबिटर बन के एंजाइम इनहिबिटर बन जाता है, और वहाँ पर क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट को बनना नहीं देता, और इसीलिए क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन पाता। समझ रहे हो?
तो ये रहा कंपैरेटिव इनहिबिटर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन से पैरामीटर है जो लाइन-वेवर-बर्क प्लॉट में, जो कि हम लोग बाद में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे हर एक प्लॉट, तो उसमें कौन सी प्लॉट में इनमें से कौन सी पैरामीटर है जो अनचेंज मतलब चेंज नहीं होता है, इनहिबिटर प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। तो ऑप्शन में है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो कि Km, स्लोप, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका सही आंसर है y इंटरसेप्ट। तो आप अभी एक ग्राफ देखिए, ग्राफ में क्या है, ये रहा x इंटरसेप्ट और ये रहा y इंटरसेप्ट। लाइन वेवर बर्क प्लॉट है, LV प्लॉट है ये। तो इनमें देखो 1/V0 इन्वर्स प्लॉट है और 1/, सबस्ट्रेट। ये रहा 1/V0 वर्सेस 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाला प्लॉट है, लाइन वेवर बर्क प्लॉट। अब देखिए ये जो लाइन गया है, ये जो रेड कलर का जो लाइन है, ये जब कंपैरेटिव इनहिबिटर एडेड है मतलब प्रेजेंट है, और जो ग्रीन वाला देख रहे हो ये है कंपैरेटिव इनहिबिटर जब एब्सेंट है। तो आप ये देख सकते हो -1/Km ग्रीन जब प्रेजेंट है, एब्सेंट है, उनमें -1/Km। जब कंपैरेटिव इनहिबिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तब क्या है, ये 1/Km इनहिबिटर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 0 के करीब है। तो 1/Km वैल्यू क्या है, यहाँ पर कम हो रहा है, मतलब क्या है Km ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 1/Km से मतलब इसका ऑपोजिट होगा ना Km, तो Km क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट मैं अब एक ट्रिक बता रही हूँ, जब भी कंपैरेटिव इनहिबिटर पूछा जाएगा, कंपैरेटिव इनहिबिटर के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि बताओ कि कौन से पैरामीटर चेंज होता है, कौन से पैरामीटर अनचेंज होता है। तो ये देखना, ये है सी पर क्या होता है, कंपैरेटिव। आप रखना सी मतलब क्या, Km। तो Km इनहिबिटर इंक्रीज होता है, Km ऑलवेज इंक्रीज होता है। और अदर पैरामीटर क्या होता है, Vmax। बस ये दोनों पैरामीटर से हम जो एंजाइम को उसका कैटालिटिक एक्टिविटी ये सब हम लोग जज करते हैं। Vmax क्या रहता है, अनचेंज्ड, मतलब कोई एक पैरामीटर रहेगा इंक्रीज, एक पैरामीटर अनचेंज रहेगा। कंपैरेटिव इनहिबिटर सी से क्या हो रहा है, Km इंक्रीज हो रहा है ऑलवेज। अब ये ऐसे करके लिखना कि Km कंपैरेटिव इनहिबिटर। अब चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ क्या हो रहा है। तो कंपैरेटिव इनहिबिटर में कौन से पैरामीटर अनचेंज है, 1/V0। इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग समझ लेते हैं, एक सेकेंड। तो एट लो कंसेंट्रेशन of substrate, the inhibitor competes for the enzyme effectively। मतलब सबस्ट्रेट जब कम है, मैं पहले ये पिक्चर सब देखो, ये क्या इनहिबिटर सबस्ट्रेट के जो प्लेस है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है और सबस्ट्रेट को एंजाइम से बाइंडिंग नहीं होने दे रहा है। तो अब क्या हो रहा है, तो जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होगा तो एज इट इज़ क्या करेगा, इनहिबिटर एंजाइम से आसानी से बाइंडिंग होगा एंजाइम और इनहिबिटर की। मगर जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा तब क्या होगा, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई रहेगा तब इनहिबिटर्स विल नॉट कम्पीट वेल, क्योंकि सबस्ट्रेट आउट कम्पीट्स द इनहिबिटर्स। क्योंकि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अभी ज़्यादा है, मतलब इनहिबिटर का कंसंट्रेशन फिक्स्ड रहेगा। अब सबस्ट्रेट तो आप बाहर से तो आप इंक्रीज कर सकते हो, मगर इनहिबिटर का कंसंट्रेशन फिक्स्ड रह रहा है। तब इसी इन केस अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि कंपैरेटिव इनहिबिटर है, जैसे मेथोट्रेक्सेट जो कि एक कंपैरेटिव इनहिबिटर है, तो उस वाले में क्या करते हैं हम लोग, जो सबस्ट्रेट है उसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं और एंजाइम जो एक्टिविटी हम लोग मेंटेन कर पाते हैं, जो कि एंजाइम उसका Vmax अटेन कर सकते हैं। कंपैरेटिव इनहिबिटर रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एक्टिव एंजाइम, क्योंकि इनहिबिटर एंजाइम को बांधने के बाद क्या चाहता है, एंजाइम को जो एक्टिविटी है ना उसको रिड्यूस करना चाहता है। जो एंजाइम जो आराम से जो काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था एंजाइम, बस उसका काम को ख़राब करना है इनहिबिटर का काम, वही उसका ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है। तो अमाउंट ऑफ एक्टिव एंजाइम उसको कम कर देता है एट लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो रहता है। When the amount of enzyme is reduced, one must have more substrate to supply the reduced amount of enzyme sufficiently to get the Vmax by 2। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है और आपके एंजाइम के Vmax आपको अटेंड करना है, Vmax by 2 मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, तब आपको क्या करना है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है। ये रहा अप्रोच।
तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। वी मैक्स फॉर एंजाइम रिमेन्स ऑलवेज अनचेंज्ड, वी मैक्स जो वाई इंटरसेप्ट है और के एम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए हो। इससे डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे जब बाद में कोई भी क्लास लेंगे उस टाइम। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन 3 भी आज के हो गया। क्वेश्चन 4 को जाने के पहले हम लोग ये देख लिया कि फर्स्ट ही क्वेश्चन क्या था, आपको बस समझना पड़ेगा। टॉपिक अगर एक बार लॉजिकली समझ लो तो आपका मार्क्स आपके हाथ में। मगर क्वेश्चन 4 ये दिखा रहा है कि ये थोड़ा फैक्ट वाइज क्वेश्चन है। अगर आप फैक्ट अच्छे से पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तभी इसका आंसर कर सकते हो। ये तुक्का तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसे के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहता है या भारी भरकम नेगेटिव मार्किंग रहता है। द यूरिया साइकिल ऑकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स। क्वेश्चन में पूछा गया है जो 4 यहाँ पर ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया पैराक्सिसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सिसोम। तो इनमें से कौन सी, ये सब सेल ऑर्गेनल्स है। आई गेस आप सबको पता है सेल ऑर्गेनल क्या है। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनल्स में यूरिया साइकिल होता है। साइट ऑफ ऑकरेंस ये पूछा है। इसका मतलब जितने भी आप पढ़ रहे हो प्लांट फिजियोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, साइट ऑफ ऑकरेंस दैट कंपोनेंट मेटाबॉलिक पाथवेज आपको याद रखना ही पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आप नहीं याद रखोगे तो आपका नंबर भी जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर देख लो, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे बाइकार्बोनेट, NH फॉर एमोनिया एंड 2 ATP, इनमें से कितने ATP ज़रूरत हो रहा है, 2 ATP। और एंजाइम CPS1 कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, ये एंजाइम कार्बोनिल फॉस्फेट कन्वर्ट कर रहा है। उसमें जो इसमें से जो प्रोडक्शन हो रहा है ये सिट्रुलिन क्या करे, साइटोप्लाज्म में आ रहा है। फिर ये जो यूरिया साइकिल बाकी जो मतलब जो गोइंग ऑन, सिट्रुलिन से क्या हो रहा है, अर्जिनोसक्सिनेट। इनमें हर एक एंजाइम का नाम आपको याद भी नहीं रखोगे तो कोई चलता रहेगा, मगर आपको प्रोडक्ट में याद रखना पड़ेगा। सिट्रुलिन होगा साइटोप्लाज्म में एंट्री करेगा माइटोकॉन्ड्रिया से। फिर अर्जिनोसक्सिनेट से अर्जिनिन आएगा। अर्जिनिन इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड। अर्जिनिन से क्या है, ऑर्निथिन कन्वर्ट होगा। और उसके बीच अर्जिनिन से ऑर्निथिन जब प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा उस टाइम यूरिया एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये है रहा यूरिया साइकिल। ये यूरिया साइकिल ऐसे ही काम करता है। 2 ATP, नेट ATP कितना लगता है, कितना एक्सपेंस है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। और बाइकार्बोनेट, ये फर्स्ट वाला एंजाइम आपको याद रखना पड़ेगा, CPS1 कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, ये एंजाइम होता है। फर्स्ट जो है कार्बोनिल फॉस्फेट होता है। ये कार्बोनिल फॉस्फेट बाकी सिट्रुलिन देकर ये बाकी यूरिया साइकिल चलता रहेगा। नेक्स्ट जो फेज है वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन है, अब समझ सकते हो ये क्वेश्चन ना 2 टॉपिक्स है। एक है गोल्डन राइस, तो अच्छे से लिखा है। नेक्स्ट जो है ये विटामिन से भी, विटामिन पोषण का भी ये क्वेश्चन है। तो आपको ना, तो विटामिन इसीलिए ना अच्छे से भी, मतलब इतना साल सेम टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये बस 1-2 डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये सब लिख दो हो जाएगा, मगर अभी क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज हो रहा है। तो इसीलिए आपको हर एक विटामिन जितने भी उसका केमिकल नेम, तो उसका जो फैक्टर्स है, एक्चुअल डेफिशिएंसी का क्या है, सिम्टम्स पर्टिकुलर, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस डेवलप जो हुआ था, क्यों हुआ था, मेन रीज़न क्या था, कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये गोल्डन राइस लाया गया था। तो ऑप्शन है बेरी डिजीज़ के लिए, स्कार्वी के लिए, पर्नीशियस एनीमिया के लिए, जरोप्थेल्मिया के लिए। 4 रहा यहाँ पर डिजीज़। अब ये पैंडेमिक के सीजन में डिजीज़ तो बहुत, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा क्या क्या है। तो इनमें से सबको मुझे आएगा, सबको पता है स्कार्वी क्यों होता है। स्कार्वी डिजीज़ क्यों होता है, स्कार्वी डिजीज़ होता है विटामिन C के लिए, बेरी विटामिन B2 के लिए, B1 के लिए है। फिर है पर्नीशियस एनीमिया होता है B6 के लिए, ये तो बाद में हम लोग डिस्कस करने बनेंगे। और जरोप्थेल्मिया, ये बताओ, ये रहा तो इस पर आपको क्या करना, जब कोई आंसर आपको पता भी ना हो ना, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे, आपको ये याद रहेगा बेरी विटामिन B से, आपको पूरा नहीं पता है B1 हो, B2 है, B3, मगर आपको ये है बेरी होता है विटामिन B2 के लिए, विटामिन B के लिए होता है, याद रहा। फिर आप ये आपको याद करो, विटामिन C, स्कार्वी विटामिन C के लिए सबको याद रहता है। पर्नीशियस एनीमिया, ये भी विटामिन B के लिए, कुछ कोई ना कोई विटामिन हो इसीलिए हुआ था, हो गया। जरोप्थेल्मिया आप देख रहे हो, कोई भी विटामिन चार्ट से नहीं आ रहा है, मतलब जरोप्थेल्मिया क्या है,
ये सही आंसर रहेगा ज़ेरोप्थेल्मिया, क्योंकि आपको ऑप्शंस में ये आया नहीं था, बाकी तो आपको मिल रहा है सबका, मगर ज़ेरोप्थेल्मिया का आपको याद नहीं आ रहा है। मगर इसके लिए क्या करना है, आपको विटामिन का एक चार्ट बना के पढ़ना होगा, तभी जाकर ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है, आप आंसर कर पाओगे तभी। तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है, ज़ेरोप्थेल्मिया। ज़ेरोप्थेल्मिया क्या है, जो हम लोग को विजन जो है ना, विटामिन ए के जो है हम लोग विजन के लिए, आई के लिए जो है रात में नहीं देख पाता, ये ज़ेरोप्थेल्मिया टाइप का सेम टाइप का डिजीज़ है ये। तो अब एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देख लेते हैं, गोल्डन राइस के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि गोल्डन राइस से ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गोल्डन राइस क्वेश्चन से। तो ये एक इंटरेस्टिंग वाला एट्रैक्टिव पिक्चर में दिया हूँ, आप लोग समझ पाओ कि ये वर्ल्ड टाइप जो हम लोग खाते हैं नॉर्मल वाइट राइस, गोल्डन राइस 1 और गोल्डन राइस 2 ये आया था। गोल्डन राइस 1 2004 में फर्स्ट कमर्शियल आया था, गोल्डन राइस 2 2008 इस टाइम पे आया था। तो जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ईरी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या आप लोगों को पता है ईरी कहाँ है? तो ईरी प्रेजेंट होता है फिलीपाइन में है, ईरी इज़ लोकेटेड इन फिलीपाइन। तो ईरी हैव डेवलप्ड गोल्डन राइस टू एड्रेस, इसके साथ और थोड़ा दूसरा कंपनी में, मगर ईरी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, पार्टनरशिप में बनाया गया था गोल्डन राइस। इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तो एक इंस्टीट्यूट नहीं कर पाएगा ना, फंडिंग वगैरह भी चाहिए। गोल्डन राइस टू एड्रेस द विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये VAD ये वाला टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, VAD से कभी कभी क्वेश्चन आता है। Golden rice is intended to be used to provide the foods fortified with vitamin A, taking vitamin A supplements and optimal breastfeeding practices। मतलब विटामिन ए के ऐसे फोर्टिफाइड किया गया था राइस को। गोल्डन राइस, जब मैं बोल रही थी गोल्डन राइस 1, गोल्डन राइस 2, आपको ये अमाउंट याद रखना पड़ेगा। गोल्डन राइस 1 में कितना कैरोटीनॉइड्स मिल रहा है, 1.6 ग्राम ऑफ टोटल कैरोटीनॉइड्स पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट ऑफ ग्रेन। और गोल्डन राइस 2 में मिलता है 37 ग्राम, ऑलमोस्ट मतलब 30 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज किया गया है कैरोटीनॉइड्स कंटेंट इन द गोल्डन राइस 2। तो इसीलिए गोल्डन राइस 1 में बहुत कम हो रहा था, तो सबको बोल रहा था अभी गोल्डन राइस इतना हाई प्राइस हम लोग कहेंगे। GMO भी है अलग से, उसका तो प्रॉब्लम भी होता है। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से, क्रॉप से। तो इसीलिए ना नेक्स्ट जो गोल्डन राइस 2 बनाया गया था, जो कि टोटल कैरोटीनॉइड्स कंटेंट उसको इंक्रीज कर पाए। नेक्स्ट जो है कैरोटीन कितना है, 31 ग्राम पर ग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन राइस 2 में कैरोटीन के, क्यों कैरोटीन क्या है, कैरोटीन एज ए प्रो विटामिन ए, मतलब विटामिन ए के प्रिकर्सर ऐसे काम करते हैं बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट जो है कि एंडोस्पर्म, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गोल्डन राइस ए में जो कैरोटीन हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, जो भी फोर्टिफिकेशन हो रहा है, बायो फोर्टिफिकेशन, क्योंकि ये बायो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, मिनरल से नहीं हो रहा है, तो ये इसीलिए बायो फोर्टिफिकेशन। तो ये क्या था, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में इसका एक्सप्रेशन होता है, जो भी स्टोरेज प्रोटीन है वो एंडोस्पर्म में रहेगा। ये पिगमेंट जो भी है विटामिन ए एंडोस्पर्म में डेवलप होगी, तब हम लोग जब कंज्यूम करेंगे राइस को, तो हम लोग के बॉडी में भी ये विटामिन ए सप्लीमेंट एज ए सप्लीमेंट हो जाएगा। स्टेपल फूड होता है, मैक्सिमम राइस से होता है स्टेपल फूड। तो इसका कलर क्या होता है, इसमें भी क्वेश्चन आता है, येलो और रेड ऑरेंज। बहुत सारे ऑप्शंस रहेगा, मगर सही आंसर होगा इधर येलो और रेड ऑरेंज। रेड ऑरेंज क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकोपिन। हम लोग बाद में देखेंगे, अभी कुछ मिनट बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूरा पाथवे डिस्कस कर लेंगे ब्रीफली। एंड तो बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार जनरल एग्रीकल्चर जाओ, कोई भी एग्जाम में जाओ, ये क्विज में भी आ जाता है कि फादर ऑफ गोल्डन राइस कौन है। 2 नाम होता है, इंगो पोट्राइकस एंड पीटर बेयर। और ये दोनों महान व्यक्ति स्विट्ज़रलैंड से है। स्विट्ज़रलैंड में ये फर्स्ट टाइम हुआ था, जो टेक्नोलॉजी ये सब बनाया गया था स्विट्ज़रलैंड में। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये बहुत रिसेंट है कि which country become the first country to approve the genetically modified golden rice for commercial production। अभी तक तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में चल रहा था, पायलट प्रोजेक्ट में, मगर फर्स्ट टाइम कमर्शियली, मतलब एज ए ब्रांडेड प्रोडक्ट करके मार्केट में मिलेगा जो, और ये अप्रूवल दिया है फिलीपाइन में। बाकी बांग्लादेश भी है इस लिस्ट में, बांग्लादेश भी चाहते हैं। ऑलरेडी बांग्लादेश में बहुत सारे NGO और बाकी जो एशियन अदर जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसके गोल्डन राइस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इंडोनेशिया भी है इस लिस्ट में शामिल है, और इंडिया भी है। इंडिया ऑलरेडी ज्वाइन दिस प्रोग्राम कि
क्या है ना, फाइनली कॉमर्शियली गोल्डन राइस हम लोग डेवलप करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ये रहा जो इसके लिए मैं बोल रही थी, ये रहा कैरोटीन पाथवे, जो कि प्रॉब्लम्स क्या है प्लांट्स में। फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। फर्स्ट जो कैरोटीन पाथवे, बीटा कैरोटीन पाथवे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर है। आईपीपी से मैं पूरा डिटेल में पूरा नाम में नहीं जा रही हूँ, बस ऐसे नाम देखो। आईपीपी से जर्नल डाइफॉस्फेट प्रोड्यूस होता है, जीजीपीपी डीपी। इसके बाद फाइटोइन के लिए फाइटोइन सिंथेस एंजाइम होता है ज़रूरत। उसके बाद फाइटोइन से लाइकोपिन से बीटा कैरोटीन। और जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है फाइटोइन सिंथेस, फाइटोइन से लाइकोपिन के लिए फाइटोइन डीसैचुरेज एंड जीटा कैरोटीन डीसैचुरेज। और लाइकोपिन से कैरोटीन के लिए लाइकोपिन बीटा साइक्लेज। इसका मतलब आईपीपी से बीटा कैरोटीन के लिए ये जो 4 एंजाइम ज़रूरत होता है, एसेंशियल एंजाइम्स होता है, इन्वॉल्व होता है, मगर राइस में ये एंजाइम्स लैक है, मतलब एब्सेंट रहता है। तो इसीलिए राइस इसको प्रोड्यूस नेचुरली नहीं कर पाता है। राइस हम लोगों का स्टेपल फूड है और विटामिन ए का दिक्कत है, डेफिशिएंसी बहुत है। इसीलिए क्या किया है, दूसरे ऑर्गेनिज्म जहाँ से मिलता है, जो नेचुरली प्रेजेंट है, उससे जेनेटिकली हम लोग मॉडिफाई करके आईपीपी में बाद में डिस्कस करेंगे। लेबोरेटरी एग्रोबैक्टीरियम करके कैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप किया है, मैकेनिज्म बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट एंजाइम फाइटोइन सिंथेस, जो कि इसका नाम क्या है, PSY, फाइटोइन सिंथेस एंजाइम, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जीन को आपको याद रखना पड़ेगा। ये डैफोडिल जीन से, मतलब डैफोडिल प्लांट से लिया गया है। और नेक्स्ट जो फाइटोइन से लाइकोपिन में ये जो 2 एंजाइम्स है, ये भी एक बैक्टीरिया से फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक्सट्रैक्ट करके बैक्टीरिया से इंसर्ट किया गया है प्लांट में, राइस प्लांट में। सिंगल बैक्टीरियल जीन जिसका नाम है आरुविनिया इरोडोवोरा, एक सॉइल बैक्टीरिया में, उसको भी बाद में डिस्कस करने वाले हैं। और लाइकोपिन से कैरोटीन, इसके लिए जो लाइकोपिन बीटा साइक्लेज एंजाइम है, इसके लिए जो जीन एसेंशियल है डैफोडिल जीन, मतलब डैफोडिल में ये वाला एंजाइम के लिए जो जीन्स एंजाइम प्रोटीन होता है, तो जीन से जीन ज़रूरत होगा, जीन ही डिकोड करेगा, एनकोड करेगा प्रोटीन को। तो ये रहा विटामिन ए के पाथवे। और सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है, डैफोडिल एंड दैट बैक्टीरिया सॉल बैक्टीरियम, उसका नाम है आरुविनिया इरोडोवोरा। तो ये कैरोटीन जो प्रॉब्लम आ रहा था कैरोटीन पाथवे प्लांट में, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं प्लांट में। और कैरोटीन पाथवे जो अनफिनिश्ड पाथवे था उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और नेचुरली अभी राइस में बीटा कैरोटीन विटामिन ए होगा, क्योंकि इतने दिन क्या होता है, राइस में नेचुरली विटामिन ए मिनिमल अमाउंट में मिलता है। अब इसमें 2 इम्पोर्टेंट टर्म है कि फोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, कन्वेंशनल फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्या है, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन हो या मिनरल हो, जैसे कि ट्रेस एलिमेंट जैसे जिंक आ गया, ये सब, इन ए फूड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड एंड टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट एंड रिस्क मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि ये जो गोल्डन राइस मार्केटिंग कमर्शियली प्रोडक्शन के पहले ऑलरेडी बहुत बार रिसर्च इंस्टीट्यूट्स सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि साइड इफ़ेक्ट कुछ हो रहा है कि नहीं ह्यूमन हेल्थ में, हैजार्डस तो नहीं बना इसके लिए। तो ये मिनिमल रिस्क होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो भी करके हो कब फोर्टिफाइड कर दे हो इसके नाम से कि ये मिल रहा है। बहुत जन फॉल्स क्लेम करते, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए थॉरो एनालिसिस चलता है। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड क्रॉप्स इज इम्प्रूव्ड थ्रू एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस और कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मेथड, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो कन्वेंशनल फोर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, मैक्सिमम क्या होता है, मिलिंग, मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, जैसे मिलिंग की टाइम थोड़ा ये कर दे, जो नॉर्मली यूज़ होता है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग। मगर ये जो बायोफोर्टिफिकेशन होता है, ये मेन डिफरेंस यही है कि ये ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के टाइम ही फोर्टिफाइड किया जाता है, या एंडोस्पर्म या पर्टिकुलर कोई ग्रेन में, जैसे कि ये गोल्डन राइस, इसमें जो जीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं PSY, देख सकते हो PSY, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। PSY, CTR1 एंड ICY। तो लाइकोपिन बीटा साइक्लेज एंजाइम के लिए, फाइटोइन सिंथेस के लिए PSY, फाइटोइन डीसैचुरेज के लिए CTR1।
सोर्स में मैं यहाँ पर दिया हूँ डैफोडिल्स, बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर अर्विनिया इरोडोफोरा एंड डैफोडिल्स। ये मगर ये गोल्डन राइस 1 के लिए मैं बोल रही हूँ, गोल्डन राइस 1 में ये था सोर्स ऑर्गेनिजम्स। और ये जो तीनों ही जीन अब देख रहे हो, तीनों जीन ही ये एक्सप्रेशन होता है सिर्फ ग्रेन में, होल प्लांट में नहीं होता है, बस ग्रेन में एक्सप्रेशन होता है। गोल्डन राइस 2 में क्या हुआ था, गोल्डन राइस 2 में ये कैरोटीनेट कंपोनेंट इंक्रीज करने के लिए PSY, बाद में रिसर्च करके देखा गया कि PSY एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है मेज में। तो बाद में गोल्डन राइस 2 में क्या हुआ, ये जो PSY एंजाइम ये इंस्टेड ऑफ डैफोडिल वो मेज से यूज़ करने लगा। ये रहा गोल्डन राइस 1 गोल्डन राइस 2 में डिफरेंस। और इम्पॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट PMY 2019 में वेरी रिसेंट न्यूज़ रिकॉग्नाइज किया है गोल्डन राइस अमंग द टॉप बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स विद इन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रोजेक्ट। ये ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट होता है, ह्यूमैनिटेरियन मतलब इसका कोई प्रॉपर्टर नहीं होगा, प्रॉपर्टी राइट नहीं होगा, क्योंककि कोई भी ज़्यादा पैसा ये सब नहीं क्लेम कर सकते इसीलिए। तो गोल्डन राइस नॉर्मल जो वाइट राइस है उसके सेम प्राइस में मार्केट में अवेलेबल होगी। तो इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, फिर जो डॉली शिप जो बनाया गया था डेवलपमेंट, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सब है होता है ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट। क्वेश्चन 6 है विच क्लास ऑफ द सीरियल प्रोटीन्स टेंड्स टू लोअर द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ सीरियल ग्रेन्स। इनमें से कौन से सीरियल प्रोटीन है जो कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी को लो कर देते हैं, सीरियल ग्रेन में होता है। इस सीरियल ग्रेन के लिए पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है एल्बुमिन हो या ग्लोब्यूलिन, प्रोलामिन एंड ग्लूटेलिन। तो फर्स्ट हम लोग ये चारों प्रोटीन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़ क्या है। तो सही, इनमें से सही आंसर हो जाएगा प्रोलामिन। मगर प्रोलामिन क्या है, प्रोलामिन कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोलिन एंड ग्लूटामिन। तो इससे एक प्रोलिन के लिए और ग्लूटामिन मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये प्रोलामिन नाम दिया गया है। एंड प्रोलामिन में स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आर्जिनिन जो कि एसेंशियल और सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड बोला जाता है। एसेंशियल फॉर द चिल्ड्रन, एडल्ट्स कैन सिंथेसाइज। एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सी है, जिसको नेचुरली ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है, और जो एसेंशियल मतलब सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए हम लोग को फूड या बाहर से सप्लीमेंटली हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है। नेचुरली ये प्रोड्यूस नहीं होते। बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेटरी जो एंजाइम्स होता है वो एब्सेंट रहता है ह्यूमंस में। तो इसलिए एसेंशियल एंजाइम, सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ये अमाइनो एसिड हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। लाइसिन और हिस्टिडीन ये एसेंशियल अमाइनो एसिड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मतलब प्रोलामिन में क्या दिख रहा है, प्रोलिन और ग्लूटामिन है। प्रोलिन का कुछ साइड इफेक्ट बाद में मैं डिस्कस करूँगी। जो एसेंशियल और सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो एब्सेंट है प्रोलामिन में। तो अगर फंक्शनल अमाइनो एसिड जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि एसेंशियल हो फिर भी वो अमाइनो एसिड अगर एब्सेंट हो, वो वाला प्रोटीन क्या है, ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल क्वालिटी उसका पुअर होगी। इसमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है प्रोलामिन की, जैसे कॉर्न में मिलता है जेन, व्हीट में मिलता है ग्लाइडिन, बार्ली में मिलता है हॉर्डेन एंड लेंटिल्स में होता है लेग्यूमिन। ये सब प्रोलामिन्स के एग्जाम्पल हैं। High content of proline residues makes the prolamins particularly resistant to gastrointestinal digestion। तो ये एक था कि लोअर क्वालिटी क्यों है, क्योंकि प्रोलिन इतना ज़्यादा रहता है प्रोलामिन में, और जो कि अब देखते हो ये सब सीरियल्स में प्रेजेंट है। और ये क्या करता है कि सीलियक डिजीज़ के कारण हो जाता है, क्योंकि प्रोलिन क्या डाइजेशन इश्यूज बनाते हैं, दिक्कतें आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डाइजेशन में दिक्कतें होते हैं। प्रोलामिन जो कि बार्ली में क्या है, हॉर्डेन, मतलब जो प्रोलामिन बार्ली में मिलता है उसको बोला गया है हॉर्डेन, ऐसे नाम दिया गया है। हॉर्डियम वल्गर साइंटिफिक नेम उसी हिसाब से। राई में भी जो है वो सीलियाक डिजीज कॉज करते हैं। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। ये इसमें क्या है, ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी क्वेश्चन आता है। जैसे एल्बुमिन मेजरली कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, जो प्रोटीन्स वाटर सोल्यूबल है, वाटर में इजीली सोल्यूबलाइज हो जाता है, वो प्रोटीन होता है एल्बुमिन। ग्लोब्यूलिन जो कि सॉल्ट सोल्यूबल है, कंसंट्रेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर सॉल्ट सोल्यूबल प्रोटीन अगर क्वेश्चन में आता है तो ये हो जाएगा ग्लोब्यूलिन। और जो अल्कोहल सोल्यूबल जो कि 60 to 70% एक्वास इथेनॉल सोल्यूबल है, वो उस ग्रुप से बिलोंग करता है प्रोलामिन। और जो था ग्लूटेलिन भी एक तरीका प्रोलामिन मतलब प्रोलामिन ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं ग्लूटेलिन। ये भी 80% ऑफ द राइस प्रोटीन होता है ग्लूटेलिन, मतलब स्टोरेज प्रोटीन की तरह ही काम करता है ग्लूटामिन और ग्लूटेन।
और जो ये है ग्लूटेनिन, और एक होता है ग्लूटेन। ग्लूटेन बाइंडिंग फैक्टर है जो व्हीट में रहता है। डाउ क्वालिटी के लिए ग्लूटेन इंपॉर्टेंट है। ग्लूटेन अलग है और ग्लूटेलिन अलग है। ओके, सो इसी के साथ आज का जो सेशन था, ये सीरीज़ चलता रहेगा। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपका क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। अपकमिंग सीरीज़ भी आएगा। इसी तरह हम लोग के साथ बने रहें और अच्छा क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।